सामने एक साल के अंदर ही, जब आज मैं जिस गांव में महेश्वर की विधानसभा के गांव के अंदर था और एक राजेश मालवीकर के 5 बीघा के किसान से उसकी फसल के उपार्जन की बात कर रहा था और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी फसल कितने की होती है? तो उसने कहा मेरी 60-70 हजार की फसल होती है। दोस्तों दोनों फसल मिला के बोले हाँ 60-70 हजार की इधर की होती उधर की होती है। तो हमने कहा 60-70 में खर्चा कितना होता है? तो बोले एक फसल खर्चे में चली जाती, एक बचेगा। तो हमने कहा बाकी का क्या होता होगा? तो उन्होंने कहा मैं दूध का उत्पादन करता हूं ना। मैंने दूध का उत्पादन कितना करता है? बोले 10 गाय है, 5 भैंस है। तो हमने कहा दूध का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोले हाँ बढ़ गया। कितना बढ़ गया? बोले 10 रुपए लीटर बढ़ गया। मैंने कितने साल बढ़ा? बोले 8-10 साल में बढ़ा। मैंने कहा अपना संतोष हो गया कि वास्तव में ये पशुपालन विभाग ने हमने काम किया, उसका रिजल्ट नीचे तक गांव तक आया। ये सच में आपके माध्यम से एक प्रकार से ये दूध क्रांति भी हो रही और दूध के माध्यम से किसानों की समृद्धि के मार्ग आ रहे हैं। ये बात भी सही है। ये जब आंकड़े अपन तथ्यात्मक रूप से देखते हैं तो वो भी दिखाई देते हैं कि हमारी सरकार के गठन के साथ अगर हम गेहूं का रेट, आप आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, अपने पास बहुत सारे संसाधन है। 1956 में गेहूं की जो कीमत थी वाकई में वो 90-95-100 रुपए क्विंटल थी और 55 साल में केवल 400 रुपए कीमत बढ़ी। लेकिन ये 400 रुपए तो अभी 2023 के दिसंबर में अपनी सरकार बनी और तब तक का भाव क्या था? और 24, 25, 26 में आज 2626 का गेहूं हम खरीद रहे हैं। ये जो फसल के साथ में फिर जो मैं उससे दूसरे तरह किसानों से बात कर रहा था, एक ने कहा कि मैंने अपनी मशीन लगाई। मैंने 3 बार मेरे साथ जो बैठे विधायक राजकुमार अमेव महेश्वर वाले थे, रास्ते में देखा गट्ठर बने बड़े बड़े पड़े हुए। ने काहे के है? बोले मक्का के निकलने के बाद उसके जो बाकी के फसल का वेस्ट है उसके गट्ठर पड़े। तो हमने कहा बताओ ये कितने की मशीन आई? तो उसने कहा ये 3 तरह की मशीन है, सब मिलाकर के ट्रैक्टर सहित भाव पूछा तो लगभग 20 लाख रुपए की वो पूरा यूनिट पड़ा है। तो हमने कहा ये कितने में खरीद रहा? बोले कब से चालू करा? बोले 6 महीने पहले चालू करा। तुम क्या भाव खरीद रहे हो किसान से? तो उन्होंने कहा हम 50 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा अब तुम ये बना के गट्ठर बेचो कितने? बोले 200 रुपए क्विंटल बेचेंगे, या उसने जो आंकड़ा बताया। तो अब ये अलग से कितनी आमदनी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा मेरे को ये 6 महीने में ये भी 5-6 लाख की आमदनी हो गई। अब ये वास्तव में किसान का खेत भी खाली हो गया, किसान को अलग से उसके रॉ मटेरियल की कीमत भी मिल गई और नरवाई जलाने की समस्या भी हल हो गई। ये एक से एक जो जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी प्रशिक्षणशाला के माध्यम से नई तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसका लाभ अंतिम छोर तक के किसानों को मिले ताकि किसानों की आय बढ़े, खेती की लागत घटे और खास करके उपज का बेहतर मूल्य मिले। इस नाते से ये कृषि के आज सच में किसानों के बजाय ये सारे कृषि कर्मयोगियों का प्रशिक्षण है। मैं आपके इस नए मार्ग पे चलने की आपको भी बधाई दे रहा हूं क्योंकि आज बहुत पवित्र काम करने आप आए हैं। हमारे यहाँ योगियों का अलग अलग प्रकार है, लेकिन आपके प्रति जो भावना दी है वाकई ये हमारे अपने लिए सरकार के साथ इस पवित्र भाव की भी हम अपने मन में श्रद्धा के साथ इस काम को करें। जब हम आपसे स्थानीय संसाधनों के बलबूते पर, फसल के पैटर्न के आधार पर आपके अपने बीच कई बार बड़ा मजा भी आता है। भाषा और भाषा के साथ काम करने का जो भाव का फर्क होता है, हम में से कई सारे लोग, आप तो सब जानकार हो, मैं अच्छे कई सारे मित्रों से पूछ लेता हूं बताओ रबी और खरीफ में क्या फर्क? अब रबी और खरीफ में फर्क बड़ा मुश्किल जाता है, शब्द थोड़े उर्दू लगते हैं क्योंकि ये बात सही है कि रबी मैंने रब ने, भगवान ने कल्पना कर दी कि अच्छा हो जाएगा तो मान लिया, तो वो बात की बरसात के बाद की फसल तो रबी की होती है, तो वो तो भगवान भरोसे होती थी। लेकिन आज भगवान से भी लड़ करके भगवान के ही आशीर्वाद से जब खेतों में बिजली पहुंचा दी और पानी की नदियों का, नहरों का, सूक्ष्म तकनीक का जब चारों तरफ से वातावरण बना है, तो अब 2 फसल की बात नहीं कर रहे, अब तो गर्मी में भी फसल लगा रहे हैं और गर्मी में भी फसल ऐसी लगा रहा है कि विभाग को उससे रोकने के लिए उड़द का बोनस चालू करना पड़ रहा। देखो क्या समय आया, कहां से कहां गाड़ी बढ़ गई, अपने बीच में नए दौर के नए वातावरण में पहुंच गए। लेकिन सच में ये वो मार्ग भी है जिस मार्ग को अगर अपन आजादी के बाद के मार्ग से जोड़ के देखें, हमने सबने वो उपकार पिक्चर देखी होगी जिसके माध्यम से अपने इसी देश के अंदर मनोज कुमार को फिल्म बनाना पड़ी
तो मनोज कुमार के फिल्म का एजेंडा क्या था? एजेंडा तो यही था ना कि हमारे यहाँ किसान अगर खेती करना छोड़ देंगे तो फिर देश प्रदेश का होगा क्या? जैसे सीमा पे जवान की आवश्यकता, ऐसे खेत में किसान की आवश्यकता भी। और ऐसे में खेत के किसान को उसके लिए उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी हो, क्योंकि कई सारे स्कूल में हम जाते हैं, आप किसी से भी बच्चों से, नई उम्र के बच्चों से पूछो आप आगे क्या करना चाहते हो, तो वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब बनना चाहता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई एक आध किसान की बात करेगा। मैं तो एक आध इसलिए बोलता हूं कि थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, नहीं तो मालूम पड़ा वो एक भी नहीं कहता। ये ऐसा क्यों होता है? हमारे लिए एक चुनौती का विषय है। आज अपने बीच में ये बोलते आना चाहिए कि अगर 50 बच्चे बैठे तो 25 हाथ उठा के आए कि हाँ हम किसान बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनसे उल्टा पूछता हूं कि अच्छा बताओ आपके घर में खेती किन की होती है, तो उसमें से जितने बच्चे बैठे वो आधे से ज्यादा खेतों से खेती के माध्यम से कृषक परिवार के बच्चे होते हैं। तो जब कृषक परिवार के बच्चों में कृषि के प्रति जितना आकर्षण बढ़ेगा तभी तो बात पूरी होगी। हमारे सामने उदाहरण इजराइल का है, ऐसे कई और देशों का भी जिनके खेती के लिए 7-8 इंच की जहां बारिश होती है वहां खेती के प्रति क्या ललक है। अभी हमने 2 दिन पहले का अगर आपने समाचार देखा होगा, सच में मेरा मन तो बिल्कुल गदगद भी हो गया। अभी अभी मणिपुर के अंदर से, अपने इस देश के अंदर से इजराइल के लोग विमान लेकर के आए और विमान लेकर आने के बाद ये मैतई और कुकी इन संप्रदाय के बीच एक उनके अपने संप्रदाय के लोग भी 2000 साल से हमारे देश के अंदर रहे और उन्होंने उनसे रिश्ता जोड़ा कि 2000 साल पहले के आप उस इतिहास में वहां इजराइल के अंदर निवास करते थे। अब आप यहाँ पीढ़ियों निकल गई, आपके 1000-2000 साल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अपना देश आज खड़ा हुआ है और खड़े हुए देश में आपका अधिकार वहां जिंदा है। तो आपकी इच्छा हो हम आपको इजराइल ले जाना चाहते हैं और इजराइल में वो सब आपको देंगे जो आपको देश में होना चाहिए। मुझे खुशी है 800 से ज्यादा उस बात के इंटरेस्टेड लोग विमान में बैठ के इजराइल गए। ये किसानों के और खेती और अपने देश के प्रति प्रेम का उदाहरण है। कभी कभी लगता कितना अटपटा लगता हो, हजारों साल से जो यहाँ रहते आए, लेकिन इस भावना के बलबूते पर कि हाँ हमारी जड़ें जहां जुड़ी है वहां की व्यवस्थाओं के साथ और वहां की व्यवस्थाओं के साथ खेती किसानी के बलबूते पर। इजराइल तो रेगिस्तान का एक तरह से हिस्सा था, लेकिन इजराइल ने अपनी क्षमता योग्यता से कितना बदलाव लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, अभी हमको तो थोड़ा कम मालूम पड़ेगा। मैं अभी राजस्थान की यात्रा पे गया था, जो अपना कोटा लगा हुआ उस तरफ का बेल्ट, और उस तरह के 15 जिलों में हमने हमारी चंबल, पार्वती, कालीसिंध, ये तो नदी हमारे यहाँ से जाती है। हमारा वो डैम गांधी सागर वाला भरा हुआ था, हमको उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां के लोगों को लगा चमत्कार हो गया। राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश को इतना धन्यवाद दे रहे कि आपने पार्वती कालीसिंध चंबल योजना में हाँ करके हमारे 15 जिलों से पूरे राजस्थान पे बहुत बड़ा एक तरह से मदद करने का काम कर दिया। मैं एहसान शब्द तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वाकई वो तो सूखा प्रदेश था, ऐसे में उसको पानी की दरकार ज्यादा थी। ये भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, इसलिए हमारे यहाँ जितनी जल राशि है आप अंदाज लगा लो। ये नर्मदा वैली के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2002-3 के बाद पूरे देश के सामने गुजरात को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, तो मां नर्मदा की कृपा से बनाया है। ये हमारे सामने का चमत्कार। कहां इजराइल की बात करें, इजराइल तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन हमारी मां नर्मदा के आशीर्वाद से और हमारा मां नर्मदा का संबंध कितना था, इतनी लंबी चौड़ी हमारी जलराशि थी, लेकिन हमको समय लग गया। कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें होती है, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं भी होगी, लेकिन आज का समय इन बातों के लिए नहीं है कि हम व्यवस्था में बेबस होकर के हाथ पे हाथ बंद करके बैठे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार भी ऐसे सारे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% राशि माननीय प्रधानमंत्री राज्यों को दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी के कारण से खेती और उससे जुड़े विभाग के लिए क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। हमने पारस पत्थर का नाम सुना होगा कि वो लोहे को छुआ है तो सोने का हो जाता, वो हो न हो हमको नहीं मालूम,
लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये हमारे अपने सामने चमत्कार होते हुए दुनिया देखती है। तो आज अपने पानी की बूंद बूंद बचा करके खेती किसानी के प्रत्येक क्षेत्र में जितना बेहतर हो सकता है वो सब करने का प्रयास करें। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास, सार्थक ऐप, अब खाद वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। आज वैसे तो आप सब अपने अपने क्षेत्र में जानकार है, समझदार है, मैं आपको क्या बताऊं। अब आप तो अगर मैं बात करूं तो आप मेरे को 4 बात समझा सकते हो, ये मैं मान के चलता हूं, क्योंकि आपके अपने विभाग की दक्षता के बलबूते पर आपने समय भी गुजारा है, आप विषय में भी डूबे हैं। लेकिन ऐसे अलग अलग विषयों को एक साथ समेकित करने के लिए ये जो कल्पना की गई है, वाकई ये बहुत अच्छी कल्पना है और इसमें आप सबका सक्रिय योगदान मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। फल, फूल, सब्जी, दूध, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, सब प्रकार की दलहन, तिलहन, अन्न, सब प्रकार की फसलों के उपार्जन और सहित सारे कामों में आज की कार्यशाला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से समूची कार्यशाला के लिए सभी विभागों सहित सभी अधिकारियों को, आप सबको भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके नवाचारों से ही निरंतर मध्य प्रदेश का कृषि समृद्ध और संपन्न बनता जा रहा है। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं संचालक कृषि श्री उमाशंकर भार्गव जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री माननीय श्री आदर्श सिंह कंसाना जी, प्रदेश के पशुपालन मंत्री माननीय श्री लखन पटेल जी, अपेक्स बैंक के प्रशासक माननीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी, मंचासीन प्रमुख सचिव पशुपालन श्री उमाकांत उमराव जी, प्रमुख सचिव सहकारिता सम्माननीय श्री डीपी आहूजा जी, सम्माननीय सचिव कृषि श्री निशांत बरबड़े जी, सम्माननीय स्वतंत्र कुमार सिंह जी। सर, हम कृषि विभाग और कृषि से संबद्ध जितने भी हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं, सर, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कृषि वर्ष के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ कृषि वर्ष को सफल बनाएंगे। मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा सर, कि जो कॉल सेंटर है सर, वो हमने कॉल सेंटर के रूप में निर्धारित किया था कि ये किसान अपनी समस्या को वहां नोट कराएगा, फिर कॉल सेंटर के लोग अपनी बात को संबंधित विभाग के अधिकारी के पहुंच पहुंचाएंगे। लेकिन सर, आपकी जो मंशा है उसके अनुरूप हम केवी हमारे जो वैज्ञानिक या उन लोगों से भी उनको प्रशिक्षित कराएंगे या उनको लिंक कराएंगे, ताकि यदि किसान अपनी कोई कृषि से संबंधित बात रखना चाहता है, पूछना चाहता है, तो उसका उनको सही जवाब सर मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में सर आपने पधार कर हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया, इसके लिए सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।